देखो, हमने रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। पहले पुरानी चीजें डिस्कस की थी। रिएक्शन काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे कैसे स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। किसी भी रिएक्शन का अगर मुझे रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन निकालना है तो वो मैं क्या क्या तरीके होते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है जिससे हम निकाल सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम, चेंज इन मास अपॉन टाइम, चेंज इन पीएच अपॉन टाइम भी हो सकता है, चेंज इन कलर अपॉन टाइम भी हो सकता है। न्यूमरस टेक्निक्स आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, तो अब किसी भी चीज का अगर चेंज हो रहा है, चाहे वो कंसंट्रेशन का हो, चाहे वो मास का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, तो हमने देखा था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है और एक वक्त आता है वो जीरो हो जाता है जब रिएक्शन रुक जाता है। तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली हमें रेट ऑफ अ रिएक्शन ही शो करता है ना। जैसे वाई एक्सिस पे चेंज इन कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे चेंज इन टाइम है, तो दिस ग्रेडियंट इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट। और अगर हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट देखें तो ग्रेडियंट जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। अगर कैसे किसी भी कर्व का ग्रेडियंट हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो चेंज कैसे हो रहा है, हम उस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट बना बना के देखते हैं। अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, टेंजेंट लेट रहा है ना, इट मीन्स के ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स के रेट ऑफ अ रिएक्शन भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है हमेशा डिक्रीज ही होता है। अब फिर हमने ये देखा था, जैसे हम लोगों ने एएस केमिस्ट्री में SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। इसमें जो 1 और 2 था ये ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को शो करता है। अब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क ही ना पड़ रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो तो रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, मतलब 4 गुना इंक्रीज हो जाए। बेसिकली हम लोग हर केमिकल इक्वेशन की जो है वो एक रेट इक्वेशन बना के रख लेते हैं अपने पास। वो डाटा तो हम एक्सपेरिमेंटली अचीव करते हैं कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर करके रेट ऑफ अ रिएक्शन देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उस डाटा को फिर हम लोग एक इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना के लिखते हैं, इसको हम कहते हैं रेट इक्वेशन। जैसे मैथ्स में तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे किसी भी कर्व की इक्वेशन है 2x+3, तो वो उस कर्व को या उस ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। एक्स की जो भी वैल्यू रखोगे तो वाई की उस कर्व के हिसाब से वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे रेट इक्वेशन केमिस्ट्री में हमें ये बता रही होती है कि कौन से रिएक्टेंट से रेट ऑफ अ रिएक्शन कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, या हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो रेट इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो पहले तो लिख लो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी पूछता है तो वो भी याद होनी चाहिए। क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट का अपना एक ऑर्डर होता है, ठीक है, और उसकी वो पावर में लिखा हुआ होता है उस रिएक्टेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अफेक्ट करने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अफेक्ट करने से इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा तो उसका हम ऑर्डर कहते हैं जीरो। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर डबल हो रहा है, अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो उसका हम ऑर्डर देंगे 1। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है तो उसका हम ऑर्डर देते हैं 2। अब हर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट हो रहा होगा। ये चीज पता कैसे चलेगी कि भाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन या किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो हम सिर्फ और सिर्फ द ओनली मेथड टू फाइंड दैट आउट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मेजर करेंगे, निकालेंगे उसको करके, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज कर करके देखेंगे नाइट्रोजन की कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। सही है। तो मैं कोई एक बार ये रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ। मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर मैंने लेट से 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिए, तो नेक्स्ट एक्सपेरी उस पे जो ग्राफ बना वो लेट से ये ऐसा बना। तो जो मेरे पास जो इनिशियल रेट होगा, मतलब अगर मैं जीरो पे टाइम जीरो पे टेंजेंट बनाऊंगा, उसका जो ग्रेडियंट होगा वो मुझे इनिशियल रेट देगा। तो मैं फिर दोबारा ही एक्सपेरिमेंट करूंगा नए सिरे से,
और अब नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन डबल करूंगा और फिर देखूंगा कि अब रेट ऑफ रिएक्शन की इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ऐसा नहीं कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे ले लिया आपने, हम जो है वो इनिशियल रेट ही लेते हैं। इनिशियल रेट कैसे लेते हैं, जब भी मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, चेंज करने के बाद मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखूंगा कि कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा है या मास पे क्या फर्क पड़ा है। जिस भी फैक्टर से आप रेट निकाल रहे हो, मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के बाद हम टेंजेंट बनाएंगे 0 सेकंड्स पे और उस टेंजेंट का ग्रेडियंट लेंगे। इसको हम कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। खैर ये आगे डिटेल में यही पढ़ना है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे। जब भी रेट इक्वेशन लिखोगे तो हर, अब नाइट्रोजन है, इसमें एक और रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, तो उसका ऑर्डर क्या है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। फिर जाके आप इस पूरे रिएक्शन का कंबाइंड रेट इक्वेशन लिखोगे और उसका कंबाइंड ऑर्डर बताओगे। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन with respect to a particular reactant। हर रिएक्टेंट का अपना एक ऑर्डर होगा, ठीक है। The order of a reaction with respect to a particular reactant is the power to which the concentration of a reactant is raised in the rate equation। देखो क्या मतलब है इस बात का। अगर इस रिएक्शन की मैं रेट इक्वेशन अपनी तरफ से ऐसे ले लूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लेफ्ट और राइट पे ब्रैकेट लगाने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। लेट से मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इट मीन्स नाइट्रोजन का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, क्योंकि अगर मैं डबल करूंगा तो 4 टाइम्स कब होगा, जब पावर में 2 हो। तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, तो इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द पावर to which the concentration of nitrogen, N2 ब्रैकेट के साथ, मतलब concentration of nitrogen is raised in the rate equation। अब रेट इक्वेशन में रिएक्शन में हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है। अब लेट से हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन मैंने डबल की लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। और जीरो ऑर्डर फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन डबल करूं और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, पावर जीरो की जगह 1 लिखूंगा। और 1 भी हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 इज, कुछ पावर नहीं लिखी हुई तो बाय डिफॉल्ट इट मींस इट्स 1। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बेसिकली हमें क्या शो कर रहा है कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन शोस how the concentration of reactant affects the rate of a reaction। हाँ भाई, कोमल, फैज, बाकी कहाँ है? मरियम, समझ आई बात? आगे बढ़े। अच्छा देखो, अब फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं सिंपल, अगर ए बी दो रिएक्टेंट है और इससे हमारा कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ बस मैं यहाँ पे। तो रेट इक्वेशन, अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो तो जब मैं ये रिएक्शन करूंगा और एक्सपेरिमेंटली मेजर करूंगा तो एग्जैक्ट तो तब पता लगता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि क्या पता ये रेट इसका केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट है, तो एक की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा हो। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब कंसंट्रेशन होता है। जिन्होंने मेरे साथ आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है तो यू शुड नो दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका मतलब है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब कुछ और नहीं है, कंसंट्रेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट्स शोज कंसंट्रेशन, मतलब पूरा वर्ड लिखने के बजाय कंसंट्रेशन ऑफ ए में ब्रैकेट लगा दूंगा, तो उसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, इसका ऑर्डर मैंने वन लिया हुआ है, मतलब पावर वन है, मैंने वन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इससे नहीं लिखा हुआ है, वरना इट्स वन, तो मैं वन लिखूंगा नहीं। तो जब ऑर्डर वन है तो दिस शोज के ए का ऑर्डर वन होने का मतलब क्या है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करूंगा, द डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्स रेट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो टू हो। अब इस केस में अगर मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करूंगा, अगर ए का ऑर्डर टू है तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन फोर टाइम्स हो जाएगा। डबलिंग ए इंक्रीजेस rate of a reaction by फोर टाइम्स। समझ आई बात? अब मतलब ए या तो फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर होगा, अब मुझे नहीं पता, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के क्या क्या हो सकती है। लेट्स से दिस इज पॉसिबिलिटी वन एंड दिस इज माय पॉसिबिलिटी टू। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं ऑर्डर इसका, अच्छा ऑर्डर जीरो होना पॉसिबिलिटी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी थ्री भी हम यूं लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कि ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दिस इज ऑर्डर जीरो। अब किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो ओवरऑल वन बन जाता है, कांस्टेंट है मतलब वो, तो उसका कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डबलिंग कर दूं, क्या मैं ट्रिपल कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ ए, जैसे डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरा। इसी तरह ऑर्डर थ्री भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ना ऑर्डर थ्री की तरफ जाएंगे नहीं। हमारे सिलेबस में जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट के ऑर्डर हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स जो हम लोग डील करेंगे ना, तो या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर होगा, मतलब इंडिविजुअल रिएक्टेंट का मैं बता रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर हम लोग किसी एक रिएक्टेंट का थर्ड ऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। अच्छा, जब मैं ए को कह रहा हूँ ए सेकेंड ऑर्डर है, ये वाला इस केस में ना दिस इज सेकेंड ऑर्डर, पहले वाली पॉसिबिलिटी में वो फर्स्ट ऑर्डर था ए के रिस्पेक्ट से, और थर्ड वाली पॉसिबिलिटी में वो जीरो ऑर्डर है। डबल करूंगा तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। अच्छा, डबल अगर मैं ट्रिपल करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं कंसंट्रेशन ट्रिपल करूंगा, तीन गुना बढ़ाऊंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन नाइन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय नाइन टाइम्स। मतलब थ्री थ्री जा नाइन होगा ना, पावर थ्री पे स्क्वायर कर दोगे नाइन हो जाएगी,
4 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो 16 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सही है। अच्छा, जब फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, अगर तुम डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। मतलब आप रेट, अगर आप कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स ही बढ़ेगा, क्योंकि पावर 1 है ना, तो 4 पावर 1 मतलब 4। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स बढ़ाओगे, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 3 टाइम्स बढ़ाओगे, और ए फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स ही बढ़ेगा। सेकेंड ऑर्डर में डबल हो, मतलब पावर स्क्वायर है तो उसके हिसाब से 2 डबल किया तो 4 टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ट्रिपल करोगे 3 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ जाएगा तुम्हारा। और जीरो ऑर्डर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं देखो, हम लोग ए की कंसंट्रेशन फेज डबल करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए की कंसंट्रेशन पहले थी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उस पे जो मेरा रेट आ रहा था, लेट से मैं कह रहा हूँ कि वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेकंड का रेट आ रहा था। ग्राम्स मैंने ऐसे ही ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू मास पढ़ रहा हूँ मैं उसको। अगर मैं कंसंट्रेशन उसकी 2 के बजाय 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दूंगा, देखो अगर मैं कहूँ कि मेरा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 1 है एक केस में, और एक केस में मेरा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 2 है। पहले कंसंट्रेशन ए की थी लेट से 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और रेट की वैल्यू जो थी वो थी लेट से 5 ग्राम पर सेकेंड। मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल की, कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की, तो जो मेरा रेट है ना वो 5 डबल हो जाएगा, 5 के बजाय वो 10 ग्राम पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा लेट से इसी केस में मैं बात करूं कि ऑर्डर अगर ए का सेकेंड ऑर्डर है, और ए की कंसंट्रेशन पहले 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी, और उसका लेट से रेट 5 ग्राम पर सेकेंड ही था, लेकिन जब मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करूंगा, 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब करूंगा, फिर मेरा रेट जो हो जाएगा वो डबल नहीं होगा, बल्कि वो मैंने कंसंट्रेशन डबल की है, 2 की बजाय 4 की है, तो मेरा जो रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 20 ग्राम पर सेकेंड हो जाएगा। समझ आई बात? आगे यही करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ही करने हैं, ये समझ आएगी बात हर हाल में तुम्हें। सर ये जो आपने मतलब लेफ्ट साइड में जो आपने लिखा हुआ है, ये किस लिए है साहब? मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये राइट साइड वाला तो कॉन्सेप्ट है ना? फैज ने क्वेश्चन पूछा था, वो उसको मैं बता रहा था। नहीं, लेकिन राइट साइड वाला तो कंसंट्रेशन था, तो लेफ्ट साइड वाला क्या है? वो भी कंसंट्रेशन ही है, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेफ्ट वाला, और राइट वाला सेकंड ऑर्डर की पॉसिबिलिटी के लिए। सही ऑर्डर क्या है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? दोबारा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अभी वही पढ़ा रहा हूँ, आगे चलो समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, इसी रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो 2 रिएक्टेंट है ना, ए और बी। अब ए के हवाले से तो हमने बात कर ली है, अबाउट बी, बी के लिए भी यही हम लोग पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई एक पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है या बी के रिस्पेक्ट से क्या क्या ऑर्डर है आपका। लेट्स से मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और आई केम अप टू द कंक्लूजन कि ए के रिस्पेक्ट से जो है ना वो सेकेंड ऑर्डर है, और बी के रिस्पेक्ट से जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो मेरी रेट इक्वेशन होगी ना, वो बेसिकली रेट जो है मेरा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए विद सेकेंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ बी विद फर्स्ट ऑर्डर। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है पावर में। तो रेट इक्वेशन में कैसे शो करूंगा? रेट इक्वेशन में
मैं जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, दैट इज के, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह से हम अपनी रेट इक्वेशन लिखते हैं। अगर मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं कि कोई भी अगर रिएक्शन है, मुझे नहीं पता उसके रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, लेट्स से एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है और एक रिएक्टेंट सी है, इनके जो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स होंगे उसको मैंने ए वाले को स्मॉल ए ले लिया, बी वाले रिएक्टेंट को स्मॉल बी ले लिया, सी वाले रिएक्टेंट को स्मॉल सी ले लिया। अभी जो ए बी सी है इनकी वैल्यू जो है वो 0 या 1 या 2 ही होगी, इसके से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो 1 है, बी जो है वो सेकंड ऑर्डर है, सी जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनेगा, मैं इन सबको ऐड करूंगा 1 2 एंड 1 दैट इज 4। तो ओवरऑल ऑर्डर तो 3 से बड़ा हो सकता है, यानी 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल रिएक्टेंट का जो ऑर्डर है वो या तो 0 है हमारे सिलेबस में, या 1 है फर्स्ट ऑर्डर है, या सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर नहीं है फॉर इंडिविजुअल रिएक्टेंट। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जो है वो इन सबका ऐड करने के बाद जो है वो बड़ा हो सकता है 2 से। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए भी सेकंड ऑर्डर है, बी भी सेकंड ऑर्डर है, सी भी सेकंड ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास 6 बन जाएगा, तो वो हो सकता है ओवरऑल ऑर्डर। लेकिन इंडिविजुअल रिएक्टेंट का ऑर्डर हमारा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्लियर? ओवरऑल ऑर्डर हम निकालेंगे कैसे, बाय एडिंग अप ऑल द इंडिविजुअल ऑर्डर्स। लिख लो बल्कि बात ना अपने पास। Overall order of a reaction is found out by individually adding up या by adding up, लिखो by adding up individually all reactant orders। मतलब इसको अपने वर्ड में लिख लेना, बेशक थोड़ी सी इंग्लिश आगे पीछे हो गई है, तुम्हें बस बात समझ आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई रिएक्शन है जिसकी रेट इक्वेशन ना ये है, ए दोनों के रिस्पेक्ट से दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, with respect to A and also first order with respect to B। इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, दोनों फर्स्ट फर्स्ट है, दोनों को 1 1 ऐड कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर वुड बी सेकंड ऑर्डर। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास रेट इक्वेशन लेट से ये बन रही है बी स्क्वायर, तो दिस इज 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए अपीयर ही नहीं हो रहा रेट इक्वेशन में, 0 ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज 0 ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर सिर्फ बी का ऑर्डर है जो कि 2 है, मतलब अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर निकालूंगा तो डेट वुड बी ए का 0 है, बी का 2 है, तो डेट वुड बी सेकंड ऑर्डर ओवरऑल। और क्या हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास रेट इक्वेशन जो है वो लेट्स से ए इससे अपीयर हो रहा है उसमें,
और उसकी पावर 1 है, बी अपेयर नहीं हो रहा। अगर बी अपेयर नहीं हो रहा तो इट मींस बी के रिस्पेक्ट से जो ऑर्डर है वो 0 है इस केस में। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर वुड बी, ए का फर्स्ट ऑर्डर है, बी का 0 ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर वुड बी 1। अब यहाँ तो मैं एग्जाम्पल 2 रिएक्टेंट्स की ले रहा हूँ ना, अब जरूरी है हमेशा 2 ही रिएक्टेंट हो। रिएक्टेंट जो है वो एक भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस रेट इक्वेशन, इसको हम कहते हैं रेट इक्वेशन। ये जो लिख रहे हैं ना, और ये जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। रेट कांस्टेंट जो है ना वो वैसा कांस्टेंट नहीं है जैसा फिजिक्स में पढ़ते होगे, वो हमेशा ही कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट जो है ना वो चेंज करेगा अगर आप रिएक्शन चेंज करो, ऑफ कोर्स उस पर तो करेगा, हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे और पर्टिकुलर कैटलिस्ट पे भी, मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ना वो सेम रहेगा। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, कैटलिस्ट चेंज कर लूं, तो मेरा रेट कांस्टेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर इसको कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है, कांस्टेंट इसको इसलिए कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जब अगर तुम्हें पता चल गया ना कि उसका रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर भी पता चल गया, तो अगर आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन चेंज करते रहोगे तो के जो है रेट कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अगर आप जहाँ टेम्परेचर चेंज करोगे या कैटलिस्ट डालोगे तो रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है। रेट कांस्टेंट के बारे में भी लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। रेट कांस्टेंट जिसको मैंने के से डिनोट किया, अब जरूरी नहीं है कि के से डिनोट करो, कोई यूनिवर्सल सिंबल नहीं है इसका। रेट कांस्टेंट जो है स्टेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन only if you are changing the concentrations। रेट कांस्टेंट जो है वो वेरी करेगा फॉर एनी गिवन रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर चेंज करो। इफ टेम्परेचर चेंजेस और कैटलिस्ट पहले नहीं था आपने डाल दिया, ठीक है, या चेंज कर दिया आपने, और कैटलिस्ट ऐड या चेंज करने से भी रेट कांस्टेंट जो है वो वेरी कर जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन वेरी करने से रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। अच्छा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? देखो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रेट इक्वेशन है। तो आपने हर इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो निकालना होगा। उसका यूनिट भी निकालना हम सीखेंगे, सारा काम यही करना है हमें ना, ऑर्डर निकालना है और रेट क्या कहते हैं यूनिट्स निकालना है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट need to be worked out for every rate equation।
क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है? आगे बढ़े, लिख लिया ये? अच्छा जी, देखो, ऑर्डर या रेट इक्वेशन में जो हम ऑर्डर लिखेंगे वो हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है तुम लोगों को। अगर मैं कहूँ कि रेट इक्वेशन जो, अभी तो मैं ए बी सी डी की टर्म्स में बात कर रहा था ना, कि रियल लाइफ एग्जांपल नहीं ली मैंने तुम्हारे लिए। फॉर सम रिएक्शंस, अगर मैं रियल में जो एक्सपेरिमेंट्स का जिनका हमने ऑर्डर निकाला हुआ है, अगर वो मैं तुम्हें बताऊं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। अब देखो, तुम लोग करते ही क्या हो, मैं तुमसे अगर रेट इक्वेशन इसकी पूछूं, रेट इक्वेशन आप इसकी इक्वेशन देख के बता ही नहीं सकते हो। अगर आप कहो कि मैं स्टोशियोमेट्री देखूं उसकी, हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का 1 मोल है, तो ऑर्डर 1 1 हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। वो केसी केपी में करते हो तुम लोग। अगर मैं तुमसे केसी बोलूं ना इसका निकालने के लिए, केसी की एक्सप्रेशन, तो वो तुम फौरन बता दोगे कंसेंट्रेट, क्योंकि उसमें भी ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें भी ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट ब्रैकेट देख के ना कंफ्यूज हो जाते हो। हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ प्रोडक्ट में आएगा, उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। जो पावर 2 आ रही है इसके मोल्स की आ रही है, सही है केसी के लिए, तो ये बात सही है। इसी तरह रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और आयोडीन है, 1 1 पावर है क्योंकि इसके 1 1 मोल है। लेकिन रेट इक्वेशन से स्टोशियोमेट्रिक मोल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब रेट इक्वेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि इसका हाइड्रोजन का क्या ऑर्डर है और आयोडीन का क्या ऑर्डर है, तो वो आप ये 1 1 यहाँ पे उठा के नहीं लिखोगे। सबसे बड़ी गलती यही है। ये तो हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आयोडीन का ऑर्डर सेकंड है। अब ये 2 कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि ये 2 जो है इसका इस मोल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली किया और हमने देखा कि आयोडीन की कंसंट्रेशन जब हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ वेरिएशन 4 टाइम्स बढ़ रहा है, इसलिए हमने उसको ऑर्डर 2 दिया, तो उसके ऊपर पावर 2 आई रेट इक्वेशन में। केसी अलग है, उसमें आप स्टोइचियोमेट्री मोल्स लेते हो, दिस इज केसी, पुरानी बात हो गई। हमें रेट पढ़ रहे हैं, रेट इक्वेशन है ये, रेट इक्वेशन एक अलग चीज है। इसी तरह एक और रिएक्शन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन बनाएगा NO2 एंड CO2। अब इसका रेट इक्वेशन, अगर आप एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखो, तो इसकी रेट इक्वेशन, इसमें 3 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसकी जो रेट इक्वेशन है ना वो ये है बस। कहाँ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ गया ऑक्सीजन? कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट से ऑर्डर 0 था, इसलिए रेट इक्वेशन में आया ही नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऑक्सीजन का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन 0 था, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन आप जब भी डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर था, एक्सपेरिमेंटली निकाला, तो रेट इक्वेशन जो है हमारे पास उसमें सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ रहा है। मैं इस इक्वेशन को देख के कहीं से भी ये आइडिया नहीं लगा सकता कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उसकी पावर 1 होगी, ऑर्डर की पावर ऑर्डर 1 होगा। मैं इस इक्वेशन को देख के कहीं से भी आइडिया नहीं लगा सकता। ये काम सारा का सारा मुझे एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली कैसे करूंगा? मैं पहले इस रिएक्शन को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन की एक वैल्यू लूंगा,
फिर दोबारा रिएक्शन करूंगा, उसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल करके देखूंगा, फिर दोबारा लूप करूंगा, फिर ट्रिपल करके देखूंगा, डिपेंड्स। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कांस्टेंट रखूंगा उस वक्त। फिर मैं रिएक्शन दोबारा करूंगा जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की चेंज कर करके देखेंगे। फिर हम ये रिएक्शन दोबारा करेंगे जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, ऑक्सीजन की चेंज कर करके देखेंगे। बड़ा लंबा काम होता है। उसके बाद जाके आई कैन रीच अप टू दिस कंक्लूजन के दिस reaction is first order with respect to nitrogen monoxide, and there is concentration of carbon monoxide and oxygen. Changing the concentration of carbon monoxide and oxygen does not affect the rate of a reaction. तो इक्वेशन देख के तुम ये नहीं बता सकते हो कि रेट इक्वेशन में ऑर्डर किस रिएक्टेंट का क्या होगा। क्लियर यहाँ तक? जब हम नहीं बता सकते तो हम एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। इस तरह से बेसिकली निकाला जाएगा ये। सर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज मरियम? कि रेट ऑफ इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाली जाती है? अभी वो तो बताया ही नहीं ना, अभी वो तो पढ़ना है। टू फाइंड आउट, देखो ऑर्डर निकालोगे पहले, ऑर्डर जब पता चल जाएगा तो आप उसको रेट इक्वेशन में लिख दोगे। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? जब ऑर्डर निकालोगे तो रेट इक्वेशन तक पहुंचोगे ना। तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन चेंज कर करके। ये कंसंट्रेशन चेंज करके क्या कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से डाटा लिखते हैं, सारी चीजें भी पढ़नी है। तो हम लोग ऑर्डर जो है ना वो 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। थ्री वेज टू आइडेंटिफाई ऑर्डर। नंबर 1 इज, हम लोग रिएक्शन करें। अब जैसे मेरे पास यही वाला रिएक्शन में ले लेते हैं ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो पहले मैं रिएक्शन करूंगा, मरियम ध्यान से सुनना। जब मैं रिएक्शन करूंगा ना तो पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कोई कंसंट्रेशन, जैसे मैंने कोई वैल्यू ली हुई है 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन लेट्स से है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 मोलर। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है लेट्स से 1 मोलर। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट करूंगा तो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन मुझे सेम रख, एक वक्त में किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर करके मैं इफेक्ट देख सकता हूँ। जैसे मैंने डबल कर दी, 10 मोलर कर दी, तो मैं देखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो फिर मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए करूंगा क्या, इफेक्ट कर करके ना ग्राफ बना लूंगा। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रिएक्शन रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा हूं ना, उसको मैं, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से जो रेट आ रहा है, वाई एक्सिस पे रेट ले लेंगे। मतलब एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, जैसे मैथ्स में तुम लोग ग्राफ बनाते हो। एक्स एक्सिस पे आपने उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर करके रेट पे फर्क देखा क्या आ रहा है, और फिर आपने जैसे पहले कंसंट्रेशन 2 थी, फिर 4 कर दी, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और रेट की वैल्यूज निकाली इन पे, बट हर कंसंट्रेशन पे। एक वक्त में एक रिएक्टेंट ही करोगे चेंज। जैसे अगर पहले मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कर रहा हूँ तो उसके लिए ही करेंगे। फिर उसके बाद
दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पूरी एक्टिविटी रिपीट करोगे, फिर ऑक्सीजन के लिए पूरी एक्टिविटी रिपीट करोगे, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ग्राफ अलग बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ अलग बनेगा, और अपना ऑक्सीजन का ग्राफ अलग बनेगा। हर रिएक्टेंट के लिए ग्राफ अलग बनेगा। ठीक हुआ? तो ग्राफ या तो तुम्हारा अब या तो जीरो ऑर्डर होगा, या फर्स्ट ऑर्डर होगा, या सेकंड ऑर्डर होगा। अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है? जीरो ऑर्डर है, राइट? तो प्लॉट अ ग्राफ रिएक्शन रेट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। अगर तुम प्लॉट करोगे, तुम और भी ग्राफ बना सकते हो। पहला तरीका क्या है कि हम वो ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट जो चेंज कर रहे हैं वर्सेस रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो हमने 3 ऑर्डर पढ़ना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो, और जो रेट है ना वो उतना का उतना ही है। जैसे 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड था, तो वही रहेगा। इसका ग्राफ की शेप कैसी आएगी? ऐसी आएगी ना। दिस वुड बी फॉर जीरो ऑर्डर। अगर किसी रिएक्टेंट का ऑर्डर जीरो है, तो उसका रेट वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो रेट जो है वो बढ़ेगा, है ना। डबल कर रहे हो तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर रहे हो तो रेट ट्रिपल हो जाएगा, मतलब लीनियरली इंक्रीज होगा रेट। तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट का ग्राफ बनाओगे, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर के लिए बनाओगे, तो अगर कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो वो जो इंक्रीज है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता फिर। और तुम लोग अगर मैथ्स पढ़ते हो तो तुम्हें समझ आएगी कि वो कर्व बनेगा लाइक दिस। इस शेप्स याद रखना है, बड़े काम के। जो केमिस्ट ये रिएक्शन करते हैं, जब वो ग्राफ बन जाता है तो ग्राफ का शेप देख के ही वो समझ जाते हैं कि इस कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से क्या ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, इनमें से कोई एक ही ग्राफ बनेगा ना। मैं तो तीनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है तो पहला वाला बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। अगर जीरो ऑर्डर है तो पहला वाला, और अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है तो तीसरा वाला। तो एक ही आएगा इसमें से। फिर यही सारी एक्टिविटी मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी करूंगा। उस वक्त नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कांस्टेंट होगा। उसके लिए मैं देखूंगा कि ग्राफ का शेप कैसा बन रहा है, फिर मैं ऑक्सीजन के लिए करूंगा। तो एक तरीका तो यह है कि ऑर्डर पता लगाना। समझ आई? कुमैल, मरियम, फैज। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम ऑर्डर मालूम करने के लिए? पहला तरीका क्या है कि मैं रिएक्शन रिपीट करूं बार बार। किसी जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का मैं ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ, उस रिएक्शन में उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर करके मैं बार बार रेट निकालूं और ग्राफ बना लूं। और ग्राफ का शेप देख के आई विल डिसाइड कि वो उस रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है। ठीक है, कोई एक ग्राफ बनेगा उसमें से, उससे मुझे पता चल जाएगा। दूसरा तरीका,
हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हम ग्राफ ही बनाते हैं, ग्राफ ही बनाएंगे तीनों तरीकों में, लेकिन इस वक्त हम लोग एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे अगेंस्ट टाइम। मतलब इसमें ये थोड़ा सा हमारे पास आसान काम इसलिए है कि मुझे बार बार रिएक्शन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया और वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिसका मैं ऑर्डर निकालना चाह रहा हूँ, उसका सैंपल निकाल निकाल के मैं टेस्ट करता रहूंगा कि उसकी कंसंट्रेशन कैसे कैसे अफेक्ट हो रही है। अब वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, तो हर केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट वे होगा मालूम करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, उस जो रिएक्टेंट है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था हमारे वाले केस में, उसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में चेक करता रहा। मतलब पहले मैंने देखा कि भाई जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त टाइम तो 0 था, उसके बाद मैंने 5 मिनट बाद देख लिया, फिर 10 मिनट बाद मैंने उसकी कंसंट्रेशन देख ली, फिर 15 मिनट बाद मैंने उसकी कंसंट्रेशन देख ली। कंसंट्रेशन उसकी कम हो रही होगी, ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा अगर, तो हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम ही हो रही होगी। अब वो कम कैसे हो रही है उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, और उस ग्राफ का शेप देख के आई कैन ऑल्सो से कि उस रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या होगा। देखो जो पहला वाला तरीका है ना, बहुत लंबा तरीका है, उसमें मैं उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर करके देख रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है, मैं वो रिएक्शन हो रहा है साथ में, और मैं रिएक्टेंट, वो कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट उसमें से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना जो है वो रिएक्टेंट यूज्ड अप हो रहा है, कितने टाइम में कितना यूज्ड अप हो रहा है। मतलब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पे मैं उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लूंगा। अब कोई भी रिएक्टेंट है, मैंने सिर्फ रिएक्टेंट लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड्स ले लो या मिनट्स ले लो। ओवरफ्लो तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? अच्छा, तो देखो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। इसमें भी वही है, या तो जीरो ऑर्डर होगा, या फर्स्ट ऑर्डर होगा, या सेकंड ऑर्डर होगा। पता कैसे चलेगा ग्राफ का शेप देख के कि जीरो ऑर्डर कब है, फर्स्ट ऑर्डर कब है और सेकंड ऑर्डर कब है? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से लीनियरली डिक्रीज हो रही है, दिस इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। अगर कर्व बन रहा है तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, सेकंड ऑर्डर में भी कर्व बनेगा, थोड़ा सा स्टीप बनेगा, स्टीप एज इन के कुछ। अब इसमें मसला ये है कि आपने तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों में कर्व बनाए, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो कर्व है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सेकंड ऑर्डर के लिए। यहाँ पे आके आप फंस जाते हो इस मेथड में। तो फिर आपको मजबूरन, अगर तो जीरो स्ट्रेट लाइन बना है तो आपने तो क्लियर कट कह दिया कि जीरो ऑर्डर है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो फिर मजबूरन आपको पहला वाला मेथड करना पड़ेगा। अगर तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा पहले वाले मेथड पे, क्योंकि उसमें क्लियर कट पता चलता है फर्स्ट सेकंड और जीरो ऑर्डर के बीच। देखो नेक्स्ट क्लास तक ना इसको रिवाइज करके बैठना, जैसा भी तुम्हें समझ आया ना टूटा फूटा कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा जो ये सब लिख लो, लेक्चर में भेज देता हूँ, ये रिवाइज करके एक बार बैठना, इसको सम अप करेंगे ना हम, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो फिर अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग तो वहीं पे बनेगी। और कुछ चैप्टर्स देखो ऐसे होते हैं कि आपकी चैप्टर करते वक्त, पास पेपर्स करते वक्त कभी भी फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। जब आप उसको रिवाइज करते हो ना टेस्ट के लिए या मॉक्स के लिए, तो फिर आपको समझ आता है यार मैं ऐसे सोचा था, ये तो ऐसे। तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा उसका।
तो 3-4 बार पढ़ने पे आप राइट पर्सपेक्टिव पे आ ही जाते हो। तो फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट टेस्ट में तो कुछ ना कुछ हर चैप्टर के लिए नहीं है ये, कुछ ना कुछ चैप्टर में गड़बड़ हो ही रही होती है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा है इसमें एब्जॉर्ब करने के लिए। बहरहाल नेक्स्ट क्लास तक मेक श्योर के इसको ना रिवाइज करके रखो अच्छी तरह से, ताकि फिर जब मैं इसको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा ना तो तुम्हारा फिर रीइंफोर्स होना शुरू हो जाए, उस वक्त भी शुरू होगा रीइंफोर्स होना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।